नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल और तगड़े तगड़े ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से आप सीखते भी हैं। तो आज भी बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो टीआरई 2 में पूछा गया था सवाल। यकीन मानिए ये वही क्वेश्चन है जो टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। मैथ सेक्शन में जो भी सवाल पूछा था वही सेम टू सेम वही मैं लेकर आया हूँ और यकीन मानिए इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में टकराएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन यकीन मानिए पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। इसलिए अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दे, सबसे पहले शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी में है, ये पहला सवाल है जो इंग्लिश में है, घबराइएगा मत, हर क्वेश्चन हिंदी में है, बस पहला ही सवाल एक इंग्लिश में है, ठीक है। देखिएगा, बोला है कि द डिफरेंस ऑफ वन होल 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू। डिफरेंस बताना है इसका और इसका रेसिप्रोकल का। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे तो 16 1 जा 16, 16 और 3 19 होगा और नीचे 16 होगा तो 16 यानी 19/16 हुआ। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे ना तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दीजिए, यानी अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश, यानी जो भी हर 16 है तो इसको अंश बनाइए और अंश में 19 है तो इसको हर बनाइए। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी माइनस, घटाना, ठीक है। बस इसको माइनस कर देना है, आपके सवाल का आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए, अच्छा दूसरी बात यह है कि इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी नंबर है तो वक्त लग सकता है, तो एक ट्रिक भी है जो एक झटके में चटकाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि 16 और 19 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 54। आगे कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हर में आपको यूनिट डिजिट 4 दिखाई देना चाहिए, जो एक ही है ऑप्शन सी में। एक झटके में आपने चटका दिया, 105/304 है, इसी में 4 दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट हर में यानी डिनोमिनेटर में, तो एक ही ऑप्शन सी है और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। हालांकि अगर आप सॉल्व करते तो बनता, कैसे तो देखिए, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 19 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 361 होगा, बहुत शानदार, माइनस 16 से 16 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 256 होगा, बहुत शानदार। अब घटा देंगे, 11 में से 6 जाएगा तो 5, फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ऊपर 105 आ गया, ऊपर 105 था ना, ऑप्शन सी में बिल्कुल था। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 19 और 16, तो 19 छक होता है 114, 11 कैरी हो गया, 19 एकम 19 और 11 कितना हो गया 30 हो गया, 19 से कम 19 और 11 कितना हो गया 30 हो गया। देखिए नीचे 304 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो हम इतना क्यों करेंगे जब हमारे पास अप्रोच है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। बस ऑप्शन में हमने देखा, जाहिर सी बात है कि 16 और 19 का एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई किए 9 और 6 में यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से, तो 9 छक 54 आ गया था, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन सी में, इसलिए हमने एक झटके में चटका दिया, ठीक है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है। देखिए ये सवाल टीआरई 2 में पूछा हुआ है, टीआरई 2 में जो सेकंड वाला एग्जाम हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती में, ये उसमें सवाल पूछा हुआ था। देखिए सवाल में पूछा है कि a/b, ठीक है, और पावर कर देते हैं x-1 इक्वल टू b/a और पावर है आपका x-3। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि बेस को इक्वल करेंगे। बेस को इक्वल मतलब यहाँ देखिए a/b है, यहाँ b/a है, तो क्या करिए, या तो इसको चेंज कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए, दोनों सेम है। अगर इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो a/b लिखेंगे और पावर x-1। इसको क्या करना पड़ेगा, a को ऊपर b को नीचे लाना पड़ेगा। तो जब a ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा तो
तो इसका पावर का साइन चेंज होगा। साइन मतलब जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में x है वो माइनस हो जाएगा, इस तरह होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, इक्वल हो गया ना, a बाई बी, यहाँ भी a बाई बी, यहाँ इक्वल नहीं था, यहाँ a बाई बी था, यहाँ b बाई ए था, तो हमको इक्वल करना पड़ा। अब देखिए जब बेस इक्वल हो गया तब पावर भी इक्वल करेंगे। कैसे? तो x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। अब ये x इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x x मिलकर 2x। ये माइनस में 1 है, इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया, मतलब x इक्वल टू 2 हो गया। और यही x इक्वल टू 2 आपसे पूछा था कि x का मान बता दिए, तो x का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 2 आ गया। और यही 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का परम सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, बखूबी आप बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास कितने थे? तो हम मान लेते हैं कि टोटल सेब उसके पास 100 था, 100% था। टोटल उसके पास कितना था? 100% था। ठीक है, अब इस 100 का 40% वो बेच देता है। 40% क्या कर देता है? वो बेच देता है, बेचता है। ठीक है, 40% बेचता है। तब बचत कितनी होती है? तो कहेगा कि बचत होती है 60%। कितनी बचती है? 60%। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से 60% बच रहा है, आपके हिसाब से 60%, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास शेष कितना बचा है? 420। शेष कितना बचा है? 420 बचा हुआ है। आपके हिसाब से 60% की बचत हो रही है और क्वेश्चन के हिसाब से 420 सेव की बचत हो रही है, इसलिए अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। ठीक है, अब कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से 6 सत्ते 42, मतलब कि 1% का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेंगे कि 7 हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेंगे कि 7 हो गया। तो जब 1% का वैल्यू 7 हो गया तो पूछा है कि टोटल उसके पास कितने सेव थे। तो टोटल हमने कितना माना है? 100% माना है, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो जब 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। और यही 700 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 700 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। तो अगले क्लास में मैं आपको बखूबी बेहतर तरीके से फिर से मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आराम से बताने के बाद भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल में कहता है कि एक भिन्न है जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो वो बराबर किसके? वो भिन्न बता देना है। तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि भिन्न को p/q, हम अपनी तरफ से क्या मान लिए? p/q। और इसी का अनुपात किससे है? 1/27 से है। और ये दोनों बराबर है किसके अनुपात के? तो कहेंगे 3/11 का अनुपात 5/9 के अनुपात से बराबर है, ऐसा सवाल में कह दिया है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा p/q। अब रेशियो को पलटेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 3/11 हो तो 3/11 ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। इस रेशियो को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर और 5 नीचे, 9 ऊपर और 5 नीचे। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए 9 3 या 27, 27 से 27 कैंसिल हो गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया। इधर बच गया p/q, इधर कट गया है तो ऊपर 1 बचेगा, ऊपर 1 बच गया और नीचे 11 5 जा 55। और यही p/q हमने माना था, इसी का अनुपात कितना आ गया? 1/55
55 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह के सवाल में अब दिक्कत होगी। जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने दिखाई दे तो सबसे आसान तरीका यही है चटकाने का, सबसे आसान। और मैं बखूबी मैं चाह रहा हूँ कि बहुत आसानी से आराम से आपको बता दूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब भी मैथ सीखने बैठा जाता है या मैथ की प्रैक्टिस करने बैठा जाता है तो साथ में पेन और पेपर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पेन पेपर के साथ बैठिए। अगले सवाल पर चलते हैं। सीखिए, देखिए कंसेप्ट और ट्रिक समझिए, क्योंकि सवाल जब एक टाइप को आपको दिख रहा है तो आपके पास मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, जरूरी नहीं है कि इस पब्लिकेशन का, बस जिस टाइप को सवाल आपसे पूछा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जिसमें भी, उस पैटर्न को पकड़िए और ये देखिए कि किस टाइप के सवाल पूछा जा रहा है। बस आपको उसी टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कर लेना है, सीधी सी बात है। और यकीन मानिए एक सवाल से कोई एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है। एक सवाल बना लिया सोचेगा कि क्रैक हो जाएगा, तो नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए उस पर आधारित मतलब 50, 100, 200, 300 जितना आपसे बन सके उतना बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको हैबिट में आ जाएगा, और एक बार हैबिट में आ गया ना तो उस तरह के सवाल को किसी भी एग्जाम में आप चटका दीजिएगा। जरूरी नहीं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 या टीआरई 4 में ही चटकाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर पहले 10% थी, साधारण ब्याज कितनी थी? 10%। देखिए इसका ट्रिक है, चटकाने का ट्रिक है। इसको अगर बेसिक मेथड से चलेंगे ना बाबू तो बहुत समय लगेगा। तो ट्रिक समझिए, ट्रिक समझ जाइएगा। इस तरह के सवाल को चटकाने में 5 से 10 सेकेंड में आप उड़ा दीजिएगा। देखिए पहले ब्याज कितना था? 10% था, बाद में कितना हो गया? 12.5% हो गया, 12.5% हो गया। अच्छा एक बात पता है कितना बढ़ा हुआ है? पहले से अभी में कितना बढ़ोतरी हुई है? तो कहेंगे कि 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? तो कहेंगे 2.5% की बढ़ोतरी है। अच्छा आपके हिसाब से, दर के हिसाब से देखेंगे तो 2.5% की वृद्धि हुई है, जबकि अगर पैसे की बात करें तो 1250 रुपया की वृद्धि हुई है। 1250 रुपया। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। आपके हिसाब से 2.5% की वृद्धि हो रही है, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 1250 रुपया की वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो मूलधन बता देना है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन को हम 100% मान लेते हैं। मूलधन को हम कितना परसेंट मान लेंगे? 100% मान लेंगे। यानी 100% का जो वैल्यू आएगा वही आपके सवाल का सही आंसर होगा। अब देखिए 2.5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 5/2% लिखेंगे इक्वल टू कितना हो गया? 1250। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 से एक बार में, और 5 से 5 दूना 10, 50, 25 हो गया, 250 हो गया। और ये दो नीचे ही इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी 1% का अगर वैल्यू निकालें तो 1% का वैल्यू 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 500 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू जब 500 हो गया तो आपसे पूछा था कि प्रिंसिपल बताइए मूलधन। तब मूलधन को हमने कितना माना था? 100% माना था। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो जब 1% का वैल्यू 500 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि 50,000 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बहुत आराम से मैं सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ट्रिक अप्रोच सब कुछ बता रहा हूँ। आपका काम है पेन और पेपर लेकर प्रैक्टिस करना। इस पर आधारित जितना भी सवाल होगा, आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का किताब होगा, उसमें से आप क्वेश्चन को लगाइए और यकीन मानिए आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ता है ना तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है। अब जब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है तो सवाल बनेंगी तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल चटका दीजिएगा एक झटके में। देखिए सवाल
अगला क्या कहता है, कहता है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। एक वृत्त की परिधि हो जाता है 2πr, 2πr। अच्छा, वर्ग की परिधि क्या होता है, 4 गुणे भुजा यानी a, 4 इंटू ए, दोनों बराबर है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर पाई आर का वैल्यू कितना हो गया, 2a, 2a। अब इसमें कह दिया है, ठीक है, वर्ग की परिधि के बराबर है, ऐसा कह दिया है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बता देना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा, इस आर को नीचे लाते हैं, 2 को नीचे लाते हैं, इस 2 को पाई के नीचे ला देंगे और इस आर को नीचे ला देंगे, यानी ए का वैल्यू पाई रखेंगे, पाई मतलब 22/7 रखेंगे और आर मतलब 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल दोनों का पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना बाबू, तो कहेंगे पाई आर एक्स वायर। ठीक है, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे कि ए एक्स वायर यानी भुजा एक्स वायर। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताइए, पाई का मतलब हम 22/7 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, या पाई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मतलब 2 है तो 2 का एक्स वायर लिख देंगे। ठीक है जी, ए मतलब पाई है, तो पाई का एक्स वायर करेंगे, पाई का एक्स वायर का मतलब पाई इंटू पाई, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 2 का एक्स वायर 4 हो गया, पाई मतलब 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया तो 7 चौका 28 हो गया, और नीचे 22 है तो 22 कटेगा तो हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो कटेगा तो 2 से 14 बार में, 2 से 11 बार में, यानी 14 बाई कितना हो गया, 11, और 14/11 को हम 14:11 लिख सकते हैं, 14 क्या लिख सकते हैं, 11, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, और इस तरह के सवाल आपके TRE 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, बखूबी हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। देखिए देखिए, कहता है कि घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण दे दिया है। अच्छा, घन का विकर्ण होता कितना है रियल में, घन का जो विकर्ण दिया है वो दिया है 4√3। अच्छा, घन का विकर्ण होता कितना है, तो कहेंगे √3 इंटू ए मतलब भुजा, √3 इंटू भुजा इक्वल टू 4√3 दिया है, √3 से √3 कटेगा तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, बहुत शानदार। अच्छा, आयतन पूछा है, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, तो कहेंगे कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, ए मतलब कितना, 4 का क्यूब, आप 4 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 64, और 64 ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, 64 ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का परम सत्य आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है। देखिए कहता है कि x³ + 1, ठीक है, माइनस दिया है x - 1, इसके गुणनखंडों में से कौन सा एक है। गुणनखंड का मतलब ये हुआ ना कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, जिससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सॉल्व करते हैं, x³ का मतलब x³ + 1, माइनस से गुणा करेंगे तो -x और माइनस माइनस +1, यानी x³ - x +1 +1 मिलकर कितना हो गया, 2। अब इसमें इससे चारों सब में ऑप्शन में से 3 ऑप्शन यहाँ बेसिकली दिखाई दे रहा है, ये तीनों में से किससे भाग लगेगा, तो इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। x³ - x + 2 में इसमें से किसी से भाग इसमें पूरा पूरा नहीं लगेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें से किसी से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई ना। आगे बढ़ें अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है सवाल में कि समीकरण x² - 4 = 0 है। ठीक है,
इसका मूल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में, इधर गया तो प्लस में। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर हटेगा तो इधर साथ में प्लस माइनस देगा, रूट में हो जाएगा 4। x स्क्वायर जब हटता है तो साथ में रूट अंडर होता है और प्लस माइनस साथ में चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए जिस इक्वेशन में, जिस समीकरण में जितना पावर होता है उसका मूल उतना निकलता है। पावर 2 है तो मूल निकलेगा 2 ही। तो देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी वर्गमूल 2 होता है। तो एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2, यानी कितने मूल निकल गए? 2 मूल निकल गए। कितने मूल? 2। यानी इस ऑप्शन में 2 भी है और -2 भी है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में बोला गया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ आंसर के हिसाब से ये दोनों ऑप्शन हो रहा है, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों को तो आप OMR शीट पर रंगेंगे नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि ऑप्शन डी में बोला गया है कि अगर एक से अधिक आंसर आ रहा है ऑप्शन में तो उसके लिए ऑप्शन डी बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें अगले सवाल के तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैसे चटकाएंगे देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है यदि 3x + y = 5 है। ठीक है, बहुत शानदार। दूसरा बोला गया है x - y = 3 बोला गया है। अब इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको जोड़िए। प्लस में y है, माइनस में y है, कैंसिल हो गया। 3x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 2 = 8, यानी x = हो गया 2। जब x = 2 हो गया तो यहाँ से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसमें इक्वेशन 2 में रखिए। इक्वेशन 2 क्या है? x - y = 3। तो x का वैल्यू जब यहाँ 2 रखेंगे, माइनस y है तो y = 3, ये माइनस इधर जाएगा तो 2 - 3 = y हो जाएगा। मतलब y = घटाएंगे तो -1। इसका मतलब कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, यानी ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि आपका आंसर में क्या आया है? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? तो कहिएगा कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत ही आसान सवाल पूछा है। देखिए सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है तो देखिए वर्ग किसका होता है? देखिए कभी भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक पर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इकाई अंक पर ध्यान दीजिए। तो बोला है कि इसमें कौन सा एक वर्ग नहीं हो सकता? तो देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 में से कौन सा नहीं है? एक ही ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि इसमें 42 437 में इकाई अंक कितना है? 7 है, और कहीं पर इकाई अंक 7 नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पर इकाई अंक 7 दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन सी हो गया जो आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। जो आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यही ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि 1.5x = दिया गया है 0.04y। ठीक है, देखिए अब इसको लिख सकते हैं इस तरह, 15/10x = 4/100y, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम?
एक काम कर सकते हैं कि y को नीचे ला दें, x के नीचे y ला दें और 2 आई 15 को 5 के पास ला दें, क्रॉस गुणा कर दें, तब 15 पचप कितना हो गया 75 हो गया। 15 पच्चे कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, इसका मतलब x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू 75 किस में तो कहेंगे इसमें। तो यहाँ बोला गया है कि y माइनस एक्स और नीचे y प्लस एक्स। ठीक है, y मतलब कितना 75 और x मतलब कितना 2, यानी यहाँ घटाना है तो 75 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 73 होगा। यहाँ जोड़ना है y प्लस एक्स तो 75 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 77 होगा। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी 73/77 आपके सवाल का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। बस हमको x और y का वैल्यू लाना था, x और y का रेशियो निकल गया तो x के सामने 2 हमने पुट कर दिया, y का वैल्यू 72 पुट कर दिया इसमें, और आपका आंसर आपके सामने आ गया। आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है, क्या बोला है कि 0.204 इंटू 42, फिर बोला गया है 0.07 इंटू 3.4। देखिए पॉइंट डराने के लिए दिया है, पॉइंट में यहाँ पर कोई ताकत नहीं है। देखिए यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट और 1 डिजिट यहाँ, तो मिलकर 3 डिजिट यहाँ भी हो गया, तो यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब देखिए कटेगा 7 से 6 बार में, 7 छक 42। ठीक है, अब बच गया ऊपर 204 इंटू 6 और नीचे 34, 34 बच गया। ठीक है, अभी कटेगा 17 से काटिए 2 बार में, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा 6, तो 12 3 कितना हो गया 36 हो गया रूट के अंदर। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, यानी 6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? बहुत आसान सवाल पूछा हुआ है TRE 2 में, बहुत आसान। इसको आप समझिए बात कि कैसे चटकाया जाएगा, सवाल को समझना है ना, और देखना है। बस इसमें करना क्या है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके सवाल को चटका पाइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहता है कि यदि y का मतलब मल्टीप्लाई x% कितना है 100 है, y का x% कितना है 100 है। तो देखिए उसके बाद क्या बोला है आगे, z का y% कितना है, तो कहेंगे 200 है। ठीक है, देखिए परसेंट से 100 कट गया एक बार में। ठीक है, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी ये 100 नीचे आएगा, माफ़ी चाहेंगे। कटेगा क्यों, कटेगा नहीं, ये 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसमें भी 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y यानी xy का वैल्यू कितना हो गया, 100 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 10,000। उसी तरह यहाँ yz में गुणा करेंगे तो yz हो गया इक्वल टू 100 में 200 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 20,000 हो जाएगा, 20,000। ठीक है, अब इसमें बोला है कि क्या करिए, देखिए इसको हम 20,000 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को नीचे ला देंगे, यहाँ 1 कर सकते हैं। देखिए yz नीचे इसको 2 ला दें, यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ 10,000 लिख दें। हमने किया क्या, बस एक छोटा सा काम किया कि इस 2 को हम इस yz के नीचे ला दें। क्यों, क्योंकि देखिए इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही 20,000 आ जाएगा। ये 2 भाग में इधर जगह तो गुणा में होगा, तो 10,000 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000। तो अब हम ऐसा इसलिए किए ताकि इधर भी 10,000 हो जाए और इधर 10,000 पहले से है, तो ये दोनों सेम है, राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल दोनों में हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी xy का वैल्यू हो गया yz/2। अब देखिए y से y यहाँ कैंसिल होगा तो 2x बराबर z हो गया। तो z बराबर 2x कहाँ दिख रहा है, z बराबर 2x ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, z बराबर 2x। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बोला है
अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में ये होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो ऊंचाई दे दी हुई है हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है? तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए यानी भुजा इक्वल टू कितना दिया है? ऊंचाई 10 दिया है। ठीक है, तो जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 दूना हो जाएगा 20 और √3 आ जाएगा नीचे। अच्छा आपसे पूछा है कि एरिया बता दीजिए। एरिया किसका? तो कहेगा समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू ax²। √3/4 इंटू ax²। तो √3/4 हो जाएगा। ax² का मतलब कि a को 2 बार लिखेंगे, a को 2 बार लिखेंगे यानी 20/√3 एक बार हो गया। अब फिर x² है तो एक बार और लिखेंगे 20/√3। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 कट गया और 4 से 5 बार में कटेंगे तब 20 बचे कितना हो गया? तो कहेंगे 100 हो गया और नीचे √3 है तो √3 हो गया। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 100/√3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। बहुत शानदार शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार शानदार ट्रिक है। ठीक है, आगे देखें तो आगे बस एक ही सवाल अब बच जाता है, इसको मैं होमवर्क में आपको दूंगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको कहाँ देना है? इस सवाल का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का आंसर आपको कहाँ देना है? तो कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहले आंसर किनका आता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही था, है ना। फिर अगले दिन मैं लेकर आऊँगा और पसंद आया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे लोग, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।